अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 216वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज का दिन हम तमाम के लिए निहायत खुशी का दिन है, इसलिए कि कल यूपीएससी के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए उसके अंदर 1078 में से तकरीबन 34 हमारे मुस्लिम नौजवान कामयाब हुए और माशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के अतर खान ने सेकंड रैंक हासिल करके सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे मुल्क के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इसी तरीके से मेरे अपने ज़िले जालना से एक गरीब नौजवान जिसके वालिद साहब रिक्शा चला कर जिन्होंने अपने बच्चे को तालीम दिलाई, अंसर शेख, माशाअल्लाह इस बच्चे ने भी यूपीएससी के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल करके सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों का नहीं, जालना ज़िले के मुसलमानों का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। और उसके वालिद साहब को मैं सलाम अर्ज़ करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मिसाल पेश की और ख़ास तौर पे मराठवाड़ा और जालना ज़िले के मुसलमानों के लिए। चूँकि अभी चंद दिनों पहले मेरा जालने की तरफ एक सफ़र हुआ था, कई नौजवानों से मुलाकातें हुई, तो मैंने उनके वालिदैन की जो नाउम्मीदी सुना और ख़ुद उन नौजवानों की, अरे पढ़ के क्या फ़ायदा है, अपने लोगों को नौकरियां थोड़ी मिलती है। इसलिए आप देखेंगे कि औरंगाबाद, जालना, परभनी के अंदर आपको अक्सर नौजवान वो मिलेंगे जो बालिग होने के बाद या बड़े होने के बाद सबसे पहला काम या तो रिक्शा चलाने का करते हैं, या तो पान की टपरियां चलाने का करते हैं, या तो तोस के गाड़े चलाने का करते हैं, या ऐसे छोटे मोटे कारोबार के अंदर लग जाते हैं। और उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो खुदादात सिफात पैदा की है, वो सारी क्या सारी सलाहियतें वो कहीं पे खो के रह जाती है। मगर मैं अंसार शेख के वालिद साहब को सलाम अर्ज़ करूंगा कि रिक्शा चलाते हुए भी उन्होंने औरंगाबाद, जालना, परभनी, नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मिसाल कायम की और सबको ये सबक दिया कि सिर्फ बंगलों में रहने वालों के बच्चे ही बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हासिल कर सकते हैं, सिर्फ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने वालों के बच्चों को ही बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं मिल सकती है, सिर्फ सेंट मीरा और सेंट जोसेफ के अंदर पढ़ाने वालों के बच्चों को ही बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं मिल सकती है, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने वालों को और बच्चों की लाखों रुपये फीस देने वालों के बच्चे ही बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा तालुका, वहां से पढ़ने वाला बच्चा भी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची डिग्री हासिल कर सकता है। और वो भी एक रिक्शा चलाने वाला, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, कोई बड़ा करोड़पति नहीं, कोई बड़ा मालदार नहीं, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने बेटे को वहां तक पहुंचा सकता है। मैं उनको फिर एक मर्तबा सलाम अर्ज़ करूंगा और दुआएं करूंगा उनकी मेहनत और काविशों के लिए। अल्लाह उनकी मेहनत और काविशों को बेइंतहा कबूल फरमा कर उनके फर्जंद अर्जुमंद को इस मुल्क की बेइंतहा खिदमत के लिए कबूल फरमाए और ज़्यादा मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तमाम मुस्लिम नौजवान जिन्होंने यूपीएससी के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है, वो परसेंटेज के हिसाब से तकरीबन 3.5 से 3.25 का परसेंटेज आता है। हमारी जो पहले की गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उन्होंने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था, मगर माशाअल्लाह हमारे बच्चों ने खूब मेहनत करके बगैर रिजर्वेशन के वो रिजर्वेशन के बराबर जो है सीटें हासिल कर ली है। और हमारी कौम में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है। मोहतरम बुजुर्गों, आज भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी मुस्लिम कैंडिडेट्स को प्रीफर करती है। उसका रीज़न ये है, उनको मालूम है मुसलमानों के अंदर कैसा टैलेंट है बोल के, उनको मालूम है दूसरी कौम के बच्चे 10 बच्चे जो नहीं कर सकते वो एक मुसलमान का बच्चा कर सकता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज तो अपने कंपनियों के अंदर बाज़ाब्ता मुस्लिम नौजवानों के लिए नमाजों का इंतज़ाम किया हुआ है। इन्फोसिस के अंदर बाज़ाब्ता एक पूरा नमाज के लिए जो है उन्होंने प्रेयर हॉल बोल के बना दिया हुआ है।
कई ऐसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, यहाँ तक के टाटा कंपनी जो है, टाटा मोटर्स, उनका कम से कम यहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर का बहुत बड़ा कैंपस है। उसके अंदर उन्होंने 3 मस्जिदें बनाई हुई हैं मुसलमान एम्प्लॉयज़ को नमाज पढ़ने के लिए, कि भाई आप लोग नमाज के लिए बाहर मत जाओ, अंदर ही नमाज पढ़ो। क्यों ऐसा किया? इस वजह से किया कि वो खुद मुसलमानों को छोड़ना नहीं चाहते, मुसलमान कैंडिडेट्स को छोड़ना नहीं चाहते। उनको मालूम है जो टैलेंट मुसलमानों के अंदर है, जो 10 मुसलमानों में जो 10 गैरों में जो टैलेंट है, वो एक मुसलमान के अंदर टैलेंट है। और क्यों नहीं होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान ने हिंदुस्तान के अंदर पानी पे चलने वाली कार बनाया। शायद आपने सुने या नहीं सुने पता नहीं। पानी पे चलने वाली कार बनाने वाला मुसलमान है। मैं उस मुसलमान को देख चुका हूँ, उसकी कार देख चुका हूँ, उसका ट्रायल देख चुका हूँ कि वो कार किस तरीके से चलती है। मुसलमान ने बनाया। और वो मुसलमान कौन है? बहुत बड़ा डिग्री होल्डर नहीं है, 10वीं पास वो मुसलमान है। बड़ी बड़ी चाइना और जापान की कंपनियां उसके घर के सामने लाइन लगा के खड़ी हुई है कि तुम्हारी ये जो कार है जो तुमने बनाई है, और ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, वो फॉर्मूला तुम हमारे साथ में शेयर करो, हम तुमको जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका इतना इतना परसेंटेज देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके घर के सामने खड़ी हुई है। यहाँ तक कि उसको बुलाया गया बाज़ाब्ता चाइना में और दूसरे मुल्कों के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के अंदर अपना फॉर्मूला शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये है मुसलमान का टैलेंट कि अगर वो मुसलमान नौजवान, उन्हें 10वीं पास करके इतना बड़ा कामयाबी का उसने जो है झंडा गाड़ दिया, अगर वो मुसलमान और ज़्यादा पढ़ता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता था या उसी लाइन से और आगे बढ़ता था, तो पता नहीं वो और क्या क्या ईजाद कर सकता था। हो सकता था वो पानी का हवाई जहाज भी ईजाद कर ले, जिसने कार ईजाद की है बगैर किसी तालीम और एजुकेशन के। तो ये है मुसलमानों का टैलेंट। और हमारे बच्चों को सही चीज़ों में हम नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे बच्चों का टैलेंट भी गलत जगहों पे लग रहा है। एक बच्चे का मैंने पूरी रिपोर्टिंग देखा, वो हमारा मुस्लिम नौजवान ही है, मैं उसका नाम बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ, यूपी का रहने वाला है, उसका ज़िला भी बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए वो बच्चे की उम्र सिर्फ 18 साल। और उसका कारनामा क्या? उसका कारनामा ये कि रोज़ाना सुबह में वो बच्चा IRCTC, जो हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरे इंडिया के रेलवे के टिकट्स बुक किए जाते हैं, वो बच्चा वो IRCTC की वेबसाइट को रोज़ाना सुबह में 10 मिनट के लिए हाइक कर देता था। और उसे हैक करने के बाद में, जब वो हैक हो जाती थी, उसके बाद जितने भी उसके अंदर टिकट्स होते थे, जो कंफर्म टिकट्स होते थे, उसमें आधे से ज़्यादा वो बच्चा जो है ब्लॉक कर देता था। यानी सिर्फ 10 मिनट में उसकी स्पीड देखो। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो ऐसा उन लोगों ने, यानी उनकी जगह जगह पे ब्रांचेस बनाई हुई थी कि बाद में वो लोगों को कंफर्म टिकट बेचा करते थे। कितने साल उसकी उम्र थी? सिर्फ 18 साल। रोज़ाना करोड़ों रुपयों का हेर फेर करता था। यानी उसका टैलेंट देखो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो लाइन है रेलवे की, वो लाइन की जो वेबसाइट है IRCTC की, उसको हैक करना मतलब मामूली बात नहीं है। 10 मिनट के लिए उसको हैक करके फिर वापस से वो बच्चा ओपन भी कर देता था। यानी सोचो, एक हमारा नौजवान, अभी तो उसने 12वीं भी पास नहीं किया, अभी तो उसने BCA भी नहीं किया, MCA भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ यंग लड़का है, वो स्टूडेंट है। ये वक्त में उसका ये हाल है। अगर उसको सही रहनुमाई मिलती, सही रहबरी मिलती, सही गाइडेंस मिलता, सही एजुकेशन मिलता, सही तालीम मिलती, सही सरपरस्ती मिलती, तो ऐसे बच्चे हमारे मुल्क का भी और कौम का भी नाम कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। होता यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये नाउम्मीदियों की वजह से हम लोग अपने टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। और पढ़ाते भी है तो वो बच्चा जिसके अंदर MBBS MD करने की क्वालिटी होती है, उसको D.Ed करके पहली दूसरी के बच्चों को पढ़ाने का टीचर बना देते हैं। फिर रात दिन वो बेचारा DA की फिक्र में और 5वें पे आयोग की और 6ठे पे आयोग की फिक्र के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहता है। उसको लगता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजर बसर के लिए दे रही है, यही मेरा मुकद्दर है। हालांकि उसके अंदर टैलेंट होता है MBBS करने का, मगर उसके माँ बाप नहीं कराते। उनको लगता है कि बाबा भैंस ने जितने जल्दी बच्चा दे के दूध देना शुरू कर दी, उतना अपने लिए अच्छा है।
तो वो टैलेंटेड बच्चे हमारे आज जो डीएड करके टीचर बने हुए हैं या बीएड करके अपने गली में रिका में मक्खियाँ मारते फिर रहे हैं, ये वो बच्चे थे अगर इनके माँ बाप इनकी सही रहबरी सही गाइडेंस करते और इनको कमाई की मशीन नहीं समझते, क्योंकि डीएड बीएड वो कोर्स होता है जिसके अंदर माँ बाप अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। उसको 12वीं कराओ, उसके बाद डीएड करा के टीचर बना दो, बोले ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एमबीबीएस कराएंगे, बीए एमएस कराएंगे, उससे ऊपर की डिग्री लेंगे, उसके लिए मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, वो हम लगाने को तैयार नहीं है। हमारा पैसा तो शादियों में लगेगा, हमारा पैसा तो फजूल खर्चियों में लगेगा, हमारा पैसा तो दिखावे में लगेगा। बच्चों के एजुकेशन पे पैसा खर्च करना बोले तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसा किसी ने हमारे गर्दन के ऊपर कुराड़ी रख दिया हुआ है। आज हम पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। बस जो आसान डिग्री है वो कराओ और जल्दी से जल्दी उसको गवर्नमेंट टीचर बना दो। ऐसा मत करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानो। आपका बच्चा क्या करना चाहता है? अरे एक वक्त कम खाओ। मुझे याद है मैं हैदराबाद एक मरतबा सफ़र पे था, मौलाना सुलेमान सिकंदर बोल के वहाँ पे बहुत बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलेंगे, सोशल वर्कर भी बोलेंगे, और उसके अलावा उनकी एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो तंजीम के वो सदर है। तो मुझे उन्होंने दावत दी थी, मैं ख़ास तौर पे उनसे मिलने के लिए गया था और एक दोस्त भी थे मेरे साथ में। माशाल्लाह हम गए, उनके साथ में बैठे, कुछ नाश्ते वगैरह का उन्होंने इंतज़ाम किए, बातचीत होने लगी। मुझे आज तक उनके जुमले याद है। वो कहने लगे, मौलाना मैं अपनी कौम को हमेशा यही कहता हूँ कि अरे तुम बजाय 1 किलो के पावसेर गोश्त लेके आओ। रोज़ गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में एक बार गोश्त लेकर आओ। रोज़ाना अपने घरों के अंदर भारी भारी चीज़ें लेकर आना ज़रूरी नहीं है। कम खाओ, कम ये करो, अपनी ज़रूरतें कम में पूरी करो, शादियों में फजूल खर्ची मत करो, बल्कि अपने बच्चों की तालीम के ऊपर पैसा खर्च करो। और बोले इसका फ़ायदा ये हुआ, हमने बाज़ाब्ता ये मुहिम चला के आज कई बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और हायर क्वालिफाइड बनाया, और मैंने देखा भी माशाल्लाह उनकी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मैं भी उनकी बात को दोहराना चाहूँगा आज कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, गोश्त रोज़ खाना ज़रूरी नहीं है, दाल भात से भी काम चलता है, सब्जी तरकारी से भी। मगर हमारी कौम का हाल ये है कि भले ही कमाई ना हो मगर गोश्त रोज़ घर में होना चाहिए। बच्चों पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, इसके लिए खर्च करो बच्चों के ऊपर, उनके टैलेंट को पहचानो, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी सलाहियतों के हिसाब से जो एजुकेशनल लाइन के एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय मशवरा लेके कि भाई इनको आगे क्या कराना चाहिए, उस एतबार से उन बच्चों को डालो। वरना अभी मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई, मैं जानता हूँ वो बच्चे ने 12वीं के अंदर साइंस से 85% लिया था, और उस वक्त में सबको ये उम्मीदें जगी थी कि भाई कम से कम ये बच्चा मेडिकल करेगा। मगर बाप जंगली, उसने कभी अलिफ का नाम भाला पढ़ा नहीं, किताब के अंदर मालूम ही नहीं कुछ, उसने बोला नहीं पढ़ाने का, बोले आगे। और वो बच्चे को आज मैंने देखा तो वो गाड़ियों के टायरों के पंक्चर जोड़ते बैठे हुआ है, वो टैलेंटेड बच्चा। अभी सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, ये जो हमारे बच्चे 34 बच्चे 1078 में से जो पूरे मुल्क में कामयाब हुए, मैं उन तमाम बच्चों को दोबारा एक बार मुबारकबाद देता हूं, और वो 1078 वाले बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं। और उसी के साथ साथ वापस से उन तमाम गरीब बच्चों के पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने मेहनतें करके, रिक्शे चला के, गाड़े लोट के और इस तरीके से अपने बच्चों को आज यूपीएससी के मकाम पे पहुंचाया और मुल्क और कौम के नाम को रोशन करने के लायक बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी अपने बच्चों के तालीम और एजुकेशन के ऊपर खर्च करने वाला बनाए, और बच्चों की सही तरबियत और सही गाइडलाइन, और बच्चे जैसे बनना चाहते हैं और बच्चों को जिस लाइन का क्वालिफिकेशन चाहिए उस एतबार से उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की भी हम तमाम को तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।